तो आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी फरवरी 2027 में। ये एमटेक एडमिशन में कभी कभी प्रेफरेंस मिल जाती है कुछ स्पेसिफिक, तो जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो देना पड़ेगा। 2 महीने और निकलेंगे, तो ये 2 महीने और माइनस करो, तो अब 1000 आवर्स तो आप क्या करोगे, 1000 आवर्स का तो आप करोगे कोर्स को लर्न करोगे सिलेबस कवर करने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने करियर को लेके बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं और यही वो स्टूडेंट हैं जो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर आपको 99% लोगों से आगे रहना है तो आप जो चीज जब करनी है उसके पहले ही कर डालो। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को क्रैक करते हो, चाहे वो यूपीएससी है, नीट का एग्जाम है, नॉर्मली सबको ही करते हैं, बट अगर आप उसी चीज को 2 साल पहले कर लेते हो यूजुअल एज के, आप यूनिक बन जाते हो। हर कोई गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सीरियस होता है 3rd ईयर या फाइनल ईयर में, पर अगर आप अपनी इंजीनियरिंग के 1st ईयर से या 2nd ईयर से गेट एग्जाम के लिए सीरियस हो जाते हैं, दैट इज वेयर यू आर अहेड ऑफ मेनी मेंबर्स। और आज हम उन्हीं चैंपियंस के बारे में बात करना चाहते हैं जो अभी चैंपियन बने नहीं हैं, बट चैंपियन की ही सोच लेकर और शुरू कर चुके हैं अपनी गेट की प्रिपरेशन की जर्नी, जो कि दुनिया में काफी सारे लोगों से, ऑफ कोर्स मोर देन 70% 80% लोगों से वेल अहेड ऑफ द टाइम की प्लानिंग है। तो आज मैं इस सेशन में बात करूंगा उन सारे चैंपियन स्टूडेंट्स को चैंपियन बनने की टाइमलाइन के बारे में, प्लानर के बारे में, कि अगर आप गेट 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका प्लानर कैसा होना चाहिए, आप कब तक अपना सिलेबस कवर करेंगे, डेली रूटीन आपका कैसा होगा, प्रिपरेशन कैसे शुरू करी जाएगी, कब खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, एक एक वो छोटे छोटे पॉइंट्स जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी जरूरी है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में एक स्ट्रेट लाइन की तरह प्रिपरेशन करते जाएं, यहां वहां टाइम स्पेंड ना करें अननेसेसरी स्टफ्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर प्लानर की डिटेल के बारे में। गेट एग्जाम जो है, अगर आप 2027 गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी फरवरी 2027 में, जो कि 7 IITs और IISc मिलकर कंडक्ट कराते हैं। तो अगर यहां से आप नवंबर मंथ को चलो छोड़ भी दो तो आपके पास कितना बचता है, 26 मंथ्स। आपको लगेगा अरे 26 मंथ्स, मोर देन 2 इयर्स, बहुत गजब हैं। बट मुझे आप ये बताइए कि अगर आप 2027 का गेट टारगेट कर रहे हो, या तो आप 1st ईयर में हो या 2nd ईयर में हो, है ना, एग्री करते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या कॉलेज चले जाएगा आपका, कि अगर गेट की तैयारी है 26 महीने तो पूरा टाइम आपका गेट का ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा? नहीं ना, बीच में आपका टाइम आएगा कॉलेज की एग्जाम का भी। हाँ सर, वो तो सोचा ही नहीं। तो एग्जाम जब कॉलेज की आएगी तब कॉलेज की एग्जाम के बारे में पढ़ोगे कि गेट के बारे में पढ़ोगे? सर कॉलेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना है। अब क्वेश्चन आता है सर कितना, मैं बता दूं बेयर मिनिमम 7+ सीजीपीए आपको रखना ही रखना पड़ेगा। उससे ज्यादा आप जितना अच्छा रखेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत सारी चीजों में। प्लेसमेंट में प्रेफरेंस मिल जाती है, ये एमटेक एडमिशन में कभी कभी प्रेफरेंस मिल जाती है कुछ स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरियाज के बेसिस पे, कभी कभी, बट नॉट ऑलवेज, में मिल जाती है। तो जितना अच्छा रहेगा उतना फायदा है, बट 7+ सीजीपीए मेंटेन करके चलो। अगर परसेंटेज चलता है आपकी यूनिवर्सिटी में तो 70+ मेंटेन करके चलो। अब वापस आते हैं, 26 मंथ बचे हुए हैं। एक्चुअल कितना मंथ बचा हुआ है एक्चुअल में मैं बताऊंगा। एक तो अभी नवंबर दिसंबर में आपका सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है, 24 में, 25 में 2 आएंगे, 26 में 2 आएंगे। 2 सेमेस्टर के एग्जाम आएंगे 2025 में। मई जून में एक आता है, या अप्रैल से जून के बीच में एक आएगा, और एक नवंबर दिसंबर में आएगा। फिर 2026 में भी आएगा 2 एग्जाम, तो टोटल 5 एग्जाम आपको लिखनी है। अब मैं मान लेता हूं कि 5 सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको टोटल मिला के 5 महीने चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो अगर 10 से 15 दिन 20 दिन भी फाइनल एग्जाम में जाते हैं तो मिड सेम भी तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना। मिड सेम टेस्ट भी तो होते हैं, एग्जाम के जस्ट पहले आपके वाइवास भी तो होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी तो होते हैं, उनकी रिपोर्ट भी तो बनानी पड़ती है। हाँ सर, जुगाड़ तो करनी पड़ती है कम से कम, अगर खुद ना बनाए तो। नहीं, जितना सीरियसली आप काम करेंगे उतना सीख पाएंगे। तो जहां सीखने का मौका मिलता रहे करते रहो। वो रिपोर्ट भी अगर आप खुद बना सकते हो तो बनाइए, अच्छा रहेगा, आपको लर्निंग मिलती रहेगी। तो यहां मैं बात कर रहा हूं 26 मंथ्स जो है वो ग्रॉस बचे हुए हैं,
बट एक्चुअल में प्रिपरेशन फॉर गेट 26 मंथ की नहीं होगी। यहां से आप पहले तो 26 मंथ्स में से हटा दीजिए 5 मंथ्स। किसके लिए? सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। अब बीच बीच में आपके आएंगे फेस्टिवल्स, है ना, ईद, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, बर्थडे, पापा का बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, एनिवर्सरी, आपके दोस्तों के बर्थडे, स्पेशल वाले दोस्त का बर्थडे जिसके लिए ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हो ना हो पर कुछ तो रहता ही है ना। तो उसके दिन में जब आप चीजों को सेलिब्रेट करने जाएंगे, विच इज ऑफ कोर्स नीडेड यार, थोड़ा सेलिब्रेशन तो लाइफ में बनता है, खुशियां तो बनती हैं, तो उन सेलिब्रेशन के लिए जब आप जाएंगे तब तो टाइम जाएगा ना, गेट प्रिपरेशन से ही निकालोगे। तो हमारे पास, हम मान लेते हैं कि 2 महीने आप ऐसी चीजों के लिए करोगे, सेलिब्रेशन हुआ, फेस्टिवल्स हुए, बर्थडेज हुए, फिर आपके पास कभी कभी आपका फिजिकली या मेंटली आपका मन नहीं करेगा पढ़ने में, आप ठीक नहीं लग रहा है, उसकी वजह से हो सकता है फटीग हो जाएगा, ज्यादा पढ़ते 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 आप थोड़ा सा थकान सा महसूस करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी या कोई फैमिली इमरजेंसी की वजह से आपको टाइम निकालना पड़ता है, कभी कभी घर में गेस्ट आ गए और ऐसी बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए मैं 2 महीने और निकाल रहा हूं। होगा 2 महीने और निकलेंगे, तो ये 2 महीने और माइनस करो सेलिब्रेशंस प्लस इमरजेंसीज के लिए। अच्छा आप खुद मुझे बताइए, आप खुद मुझे बता दो कि क्या ऐसा नहीं करोगे आप, दिवाली के दिन बैठ के और पढ़ाई करोगे? आप अपने सीनियर से बात कर लो, चाहे आप कितने ही मेंटली टफ हो, तो भी मैं खुद रिकमेंड करता हूं कि यार स्टडीज में से 1 या 2 दिन जो बहुत बड़े सेलिब्रेशन वाले दिन हैं, उस दिन तो आप जा सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेयर कर सकते हो, बाकी के बचे हुए दिन में आप फिर फुल टाइम एफर्ट लगाओ, ताकि आपके पास में वो सेलिब्रेशन का मजा भी अलग आए, और पढ़ाई का मजा तो बाकी के दिनों में आएगा ही आएगा। सेलिब्रेशंस प्लस इमरजेंसीज, है ना। तो ये हो गया, हमारे 2 महीने हट गए, और तो बचे कितने, अब जरा गिन के बताओ मेरे को। 5 और 2 7 महीने निकल गए, तो 19 मंथ बचे हैं एक्चुअल में गेट प्रिपरेशन के लिए। 19 मंथ्स बचे हुए हैं आपके पास। टोटल कोर्स का ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो करीबन 800 घंटे का होता है आपका एक गेट सीएस का सिलेबस। 1000 से 1200 घंटे का होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस। मैकेनिकल सिविल थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो। तो अब मैं ना ये रेंज लेके देख रहा हूं, आपको अपनी ब्रांच के हिसाब से ये ड्यूरेशन लेनी है। मैं ऑन एन एवरेज इसको मैप कर लेता हूं 1000 घंटे पे, कि आपका सिलेबस 1000 घंटे का, उसको रिवाइज प्रैक्टिस करना 1000 घंटा। तो कोर्स का ड्यूरेशन आपका जो है 1000 आवर्स का, तो क्या लगेगा, सिलेबस कवरेज प्लस 1000 आवर्स आपको और अलग से लगाने पड़ेंगे। कब? आपको रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट और ये सब लगाने पड़ेंगे। अब ये जो 1000 आवर्स लगेंगे, ये 2 हिस्सों में लगेंगे। 500 आवर्स लगेंगे आपके लिए कोर्स पढ़ते पढ़ते, जब सिलेबस आप कवर करोगे तब, और 500 आवर्स बाद में लगेंगे। बाद में मतलब जब सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी 600 700 भी इसमें लग सकता है, इसमें कम ज्यादा हो सकता है। ये ऑन एन एवरेज बता रहा हूं आप लोगों के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा ना, एक एक करके आएगी बात समझ में बेटा। सस्पेंस पिक्चर देखते हो ना, सस्पेंस पिक्चर में पहला 1 घंटा या आधा घंटा मूवी देखते हो, सारे सस्पेंस खुल जाते हैं क्या? नहीं ना। ऐसी ही दुनिया चलती है कि सारी चीजें एक बार में क्लियर नहीं होती हैं, जब आप पूरा आखिरी मूवी तक जाओगे सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1000 आवर्स तो आप क्या करोगे, 1000 आवर्स का तो आप करोगे कोर्स को लर्न करोगे सिलेबस कवर करने में। ठीक है, और ये जो 1000 आवर्स रखे हुए हैं, इसमें आप करेंगे रिवीजन। क्यों रिवीजन करना जरूरी है? अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई भी लेक्चर देखते हो, चाहे कॉलेज में देखते हो, ट्यूशंस पे देखते हो, जितना लेक्चर देखा वो पूरा पूरा एज इट इज दिमाग में छप जाता है क्या? याद रहता है क्या? बोलते सर क्या मजाक कर रहे हो, हमको कुछ ही याद नहीं रहता, कल टॉपिक भी पढ़ाया था ये भी हम भूल जाते हैं। 99% लोगों के साथ ऐसा होता है। 1% दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको कहा जाता है इनकी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, छप जाता है एज इट इज, कैप्चर करके छपाक। वो 1% लोग बहुत यूनिक पेक्यूलियर हैं, बाकी हम, मैं और आप उसमें से नहीं है। तो हमें
कोई चीज को याद रखने के लिए बार बार रिकॉल करनी पड़ती है, रिवाइज करना पड़ता है, ये वो टाइम यहां पे देना पड़ेगा। अब आप देख लो आपके गेट के सिलेबस में एक सब्जेक्ट तो है नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के इतने सारे चैप्टर, उन चैप्टर्स में इतने लाखों कंसेप्ट्स टोटल मिलके हो जाएंगे। सारे कंसेप्ट्स को दिमाग में याद रखना, फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना, लगता ऑफ कोर्स टफ है। स्लोली स्लोली इफ यू गिव इनफ टाइम आसान हो जाता है। ऑफ कोर्स आपको एक लंबा ड्यूरेशन का प्रिपरेशन प्लान देना पड़ेगा, प्रिपरेशन टाइम देना पड़ेगा। तो यहां पे रिवीजन और प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए ये टाइम मैंने लिखा हुआ है, तो ये आपको आखिरी में देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर सिलेबस कंप्लीशन के लिए आप बोलते हो अगर 1000 घंटे हैं, और 1000 घंटे अगर हैं और टाइमलाइन अगर हम मान के चलें कि हम 2026 के मार्च तक पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, मार्च 2026, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 2025 और 12 महीने और 16 महीने टोटल। इस 16 महीने में 2024 का एक महीना आपकी सिलेबस एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम का, 2025 की 2 एग्जाम्स, टोटल 3 एग्जाम्स 3 महीने हटाने पड़ेंगे। 13 महीने हैं आपके पास, 13 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। अब 13 महीने में अगर पूरा सिलेबस कवर करना है तो इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज 1 कोर्स पर मंथ आपको करना पड़ेगा। 1 कोर्स पर मंथ करने के लिए हमें पर डे बेसिस पे, मंथली और पर डे बेसिस पे कितने आवर्स देने पड़ेंगे। तो मैं यहां सिलेबस कंप्लीशन की एक टाइमलाइन अभी लिख रहा हूं, पर देखो दोस्तों मैं डिटेल में आपको लेके आया हूं ये कि कब कब आपको क्या करना है, पूरी टाइमलाइन में आपको बताऊंगा। ये टाइमलाइन जो अगर आपने फॉलो कर ली, मैं यहां गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस बच्चे ने ये टाइमलाइन सीरियसली फॉलो कर ली, वो बच्चा 2027 गेट की रैंकर्स की लिस्ट में अपना नाम लिखवा लेगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा सटीक चीज है और इतनी ज्यादा वेल अहेड ऑफ द टाइम है बाकियों के कंपैरिजन में कि आप दूसरों से कहीं ज्यादा आगे नहीं, कहीं ज्यादा आगे हो जाएंगे। और डेफिनेटली अगर आप किसी नॉर्मल प्रिपरेशन प्लान के थ्रू अपनी रैंक 400 500 700 तक लाते थे, वो 40 50 60 4 5 6 भी आसानी से हो जाएगी विद अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट एवरी डे। चलिए वापस आते हैं। सिलेबस कंप्लीशन अगर हमें मार्च 2026 तक करना है तो इसके लिए आपको मंथली कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा और डेली कितने आवर्स पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको डेली का एफर्ट्स बता दूं तो ऑन एन एवरेज पर स्टूडेंट 3 to 4 आवर्स पर डे आपको देने पड़ेंगे। घंटे का लेक्चर देखोगे, उस 2 घंटे के लेक्चर को डेली रिवाइज करोगे, उसके नोट्स बनाओगे एटसेट्रा। 3 to 4 आवर्स पर डे अगर आपने दिया, विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना घंटा हुआ पर मंथ का, अप्रोक्सीमेटली 90 to 120 आवर्स के अराउंड होता है पर मंथ। ये बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देता हूं, एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने शो करता हूं। ये है गेट एग्जाम का टारगेट जो आपको ऊपर चढ़ के अचीव करना है। आप अगर यहां से आज शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको चढ़ाई जो है वो इस तरीके से करने को मिलेगी। पर जितना डिले करते जाएंगे स्टार्ट करने में, मान लो आपने लेट से स्टार्ट किया, आपको चढ़ना तो यही था, जी हां, लेट से स्टार्ट किया तो आपकी जो चढ़ाई है ना वो स्टीप होती जाएगी। व्हाट डज इट मीन? पर डे एफर्ट्स जो आपके हैं वो ज्यादा होने लगेंगे। अगर आप जितना लेट से स्टार्ट करोगे तो ये 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे पर डे बनेंगे, 5 से 6 घंटे पर डे बनेंगे। अभी जिन्होंने 2025 गेट की तैयारी पिछले कुछ महीनों में शुरू की है वो 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं। देखो मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कुछ दिनों तक, हार्डली 1 से 2 वीक 3 वीक तक 10-12 घंटे पर डे आसानी से कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। फिर आपको लगते हैं ब्रेक्स, ब्रेकआउट होता है, बर्नआउट होता है, आपके मेंटल बर्नआउट की वजह से आपको ब्रेक्स लगते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको नहीं अलाउड रहेंगे और फिर भी आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि पर डे बेसिस पे अगर ज्यादा पढ़ोगे उसे कंज्यूम करना, याद रख पाना, प्रैक्टिस कर पाना मुश्किल होता है।
पर अगर आप थोड़ा 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 रोज पढ़ते जाएंगे लंबे ड्यूरेशन तक, जो कि मैं यहां से स्टार्ट करने के बाद कह रहा हूं, आपका पर डे एफर्ट उतना नहीं होगा कि आपको थकान भरा होगा। रेगुलर रूटीन चलती जाएगी, बीच बीच में आपको मजे करने का, मस्ती करने का, वीकेंड पे एंजॉय करने का टाइम भी मिलता रहेगा। तो जो आपने सोचा है वो यहां से स्टार्ट करने को सोचा है। पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप सब लोगों को ये बात करनी है। अपने आजू बाजू जहां आप स्टडीज करते हो, अपने स्टडी डेस्क के आसपास एक स्लिप लगानी है आपको, एक पोस्टर लगाना है या एक पर्टिकुलर लिस्ट लगानी है जिसमें ये लिखना है आपको। क्या लिखना है? ये चीज लिखनी है कि टाइम ज्यादा नहीं बचा है। होता क्या है देखो मैं बताता हूं, हर साल ऐसा होता है 50% से ज्यादा स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट तो जल्दी कर लेते हैं, सोच भी लेते हैं, पर टाइम बहुत है करके, और वो एफर्ट जो लगाने चाहिए डेली बेसिस पे वो लगाते नहीं है। फिर आखिरी में टाइम कम बचता है, वहां सीरियस होते हैं, और फिर यही वाली सिचुएशन, सर डेली में इतना बचा है अब क्या करें, इतना बचा है अब क्या करें, सर 5 सब्जेक्ट बच गए, रिवीजन कब स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे, टेस्ट कब लिखेंगे। एंड उसकी वजह से होता क्या है, आपके पास 25 चीजें बची हुई हैं, उन 25 चीजों को कवर करने में 5 महीने लगेंगे, और आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 महीने, तो आप डेफिनेटली आधी चीजें छोड़ोगे। या तो टॉपिक कवर करना छोड़ोगे, रिवीजन कम करोगे, प्रैक्टिस कम करोगे, टेस्ट कम लिखोगे, कुछ तो छोड़ोगे। यस, मार्क्स भी छूटेंगे, आपकी रैंक भी कॉम्प्रोमाइज होगी। वही बच्चा जो काबिलियत रखता है किसी भी टॉप आईआईटी में एडमिशन के, वो आईआईटी में एडमिशन के लिए या किसी टॉप आईआईटी में एडमिशन के लिए फिर स्ट्रगल करता है। गलती सिर्फ इतनी कि वो सीरियस नहीं हो पाया सही टाइम पे। तो ये अपने आसपास लगा लेना, टाइम नहीं बचा है ज्यादा। जितना जल्दी, जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे डेली बेसिस पे, आपको दुख नहीं होगा। वरना आप बोलोगे सर टाइम ही नहीं मिल रहा है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, गेट की प्रिपरेशन की वजह से हम दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, मजे नहीं कर पा रहे, पार्टीज नहीं कर पा रहे हैं, अपने बर्थडे के दिन भी हम अपने दोस्तों के साथ घूम नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन है सिर पे, सिलेबस कवर करना है, ये करना है, वो करना है, एक्सेट्रा। नहीं बाबा नहीं, आप आसानी से कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू गाइस, प्लीज अपने आसपास ये लिख लेना, टाइम ज्यादा नहीं है तो हम डेली रूटीन में दूसरा काम करेंगे ना। अब देखो ये तो वही बात होगी, सर हम शुरुआत के 2 साल तो खाली मजे करने आए, इंजीनियरिंग में आए हैं तो हम तो खाली 2 साल मजे करेंगे, और उसके बाद आखिरी के 2 साल सीरियस होकर गेट वेट की तैयारी करेंगे, देख लेंगे आराम से। मैं एक बात बोलूं, मैंने आपको अगर घर पे बुलाया 56 तरह के पकवान आपको बनाए, अच्छी अच्छी फूड डिशेस बनाई। अब मैंने बनाई आपके लिए पाव भाजी, पहले बोला कि आप खाली पाव पाव खाओ, पहले पाव खाओगे, 2 पाव आपको खाना है तो पहले 2 पाव खाओ, भाजी अलग से बाद में मिलेगी। आप बोलोगे ये सर कौन सी बेतुकी बातें कर रहे हो, तुम भी तो यही कह रहे हो, पहले मजे मजे करेंगे बाद में पढ़ाई पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं होता है, दोनों को साथ में मर्ज करो ना, थोड़ा थोड़ा सब चलने दो। पाव थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के और थोड़ी सी भाजी के साथ खाओ, टेस्ट में मजा आएगा। आप बोलोगे सर भाजी में टेस्ट में थोड़ा और मजा आएगा अगर थोड़ा सा नींबू डाल दिया जाए। नहीं, पहले तुम पाव खाओगे फिर भाजी खाओगे, नींबू अलग से निचोड़ के दूंगा मैं। नहीं, मजा नहीं आएगा ना, सबको मिक्स करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप अगर मजे करना चाहते हो लाइफ के, थोड़ा 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 डेली बेसिस पे करो ना, ताकि बाद में टेंशन भी नहीं हो। करियर का जो टेंशन पीक वाला टाइम रहता है तब तक हम रिलैक्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा काफी सारा कुछ हो चुका होगा, जो भी हमें लर्निंग करनी है वो। और ये दुनिया का बहुत बड़ा एक एडवाइस है जो हर कोई नहीं देगा आपको। आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे आपके सीनियर विनियर बोलेंगे अरे मजे करो यार, तुम तो फर्स्ट ईयर में हो, मजे करो, कॉलेज को एंजॉय करो। नहीं, जब लोग थर्ड ईयर में जाके सीरियस होते हैं वो हम अभी सीरियस होंगे। जब लोग थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जाके इतनी सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, हम इससे कहीं ज्यादा अभी से सीख लेंगे, ताकि थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आके हम और कुछ बड़ी चीजें सीखें, ताकि हम जो इंडस्ट्री में सीखने वाले हैं वो यही सीख के जाएं, जो हम मास्टर्स में सीखने वाले हैं वो उसमें से आधी चीजें यही सीख के जाएं, और दुनिया से काफी अलग होके दिखाएं कि हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि काबिलियत नहीं है, काबिलियत है, सब में है। ओनली थिंग नीडेड इज टू बी सीरियस। अगर आप सीरियस हो जाएंगे आपका काम बन जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर स्टार्ट कैसे करें? आप तो पहले गेट का सिलेबस का अवेयरनेस लेके आओ। आपको आपके गेट का सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके गेट में क्या क्या कोर्सेस आते हैं। सिलेबस पता करो, क्योंकि आप सेमेस्टर एग्जाम्स में अपना सिलेबस
हो सकता है पढ़े हुए हैं वो कोर्सेस या नहीं पढ़े हुए हैं, डिपेंड्स। उसके बेसिस पे आप पहले सिलेबस पता करो क्या है सिलेबस आपका। फिर दूसरी चीज है गेट के एग्जाम का पैटर्न पता करो कि एग्जाम में कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं। लाइक 100 मार्क का पेपर आएगा, 100 मार्क का पेपर आएगा टोटल, क्वेश्चन आते हैं 65। ये 65 क्वेश्चंस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि आपके पास 30 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क के, और 30, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, 1 मार्क का 30 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स टोटल एक एक मार्क के, और 35 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क के, टोटल 35 × 2 70 मार्क्स, और ये हो गए टोटल 100 मार्क्स। 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। इनके बारे में डिटेल पता करो क्या होते हैं, कहां नेगेटिव मार्किंग होती है, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब अवेयरनेस निकालो पहले। ये अवेयरनेस निकालने से क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो है क्या। जैसे कि आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई पार्टी में चलना है, आप पूछोगे नहीं किस चीज की पार्टी है, उस पार्टी के अकॉर्डिंग हम ड्रेसअप होंगे, है ना, उस पार्टी के अकॉर्डिंग हम ड्रेसअप होंगे, उस पार्टी के अकॉर्डिंग हम टाइमिंग डिसाइड करेंगे, डेट डिसाइड करेंगे, कब जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जिस चीज का टारगेट आप कर रहे हो उसके बारे में अवेयरनेस तो होनी चाहिए पूरी। ये रही अवेयरनेस, सिलेबस, पैटर्न ऑफ एग्जाम, सब कुछ पता कर लो। ठीक है, अब बात ये आती है कि पहले आपने अवेयरनेस निकाल ली सिलेबस की, एग्जाम के पैटर्न की, कब होती है एग्जाम, किस तरीके से होती है, क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं। समथिंग लाइक कि आपको गेट एग्जाम लिखने से एमटेक में एडमिशन मिल जाएगा, पीएसयूज में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स जो हैं उनमें भी सेम टाइप का ही प्रिपरेशन होता है, तो वो भी प्रिपरेशन मिल जाएगी गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए, प्लस पीएचडी में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, एमटेक और एमएस में एडमिशन मिल जाता है इंडिया के बाहर, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई आपकी कि आपको सिलेबस आइडिया हो गया, है ना। अब आपको ये अगर सिलेबस का आइडिया है तो ये पता होना जरूरी है कि यहां पे एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड भी आता है, जिसमें मैथ मतलब कि क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स और जनरल वर्बल एप्टीट्यूड भी आता है, प्लस आपका टेक तो है ही। मतलब कि जिस सिलेबस में या जिस पर्टिकुलर ब्रांच में आप गेट एग्जाम लिखना चाहते हो उसका सिलेबस, एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स होते हैं और 85 मार्क्स आपका टेक से आता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाता है, टेक में आपके जो कोर्सेस हैं उनमें से क्या क्या पूछा जाता है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना है, किसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें कम, कौन सा सब्जेक्ट आप पहले पढ़ेंगे, कौन सा कम, क्यों, सीक्वेंस ऑफ कोर्सेस आपको खुद से जमाने पड़ेंगे। अब देखो कोर्स किस सीक्वेंस में आप पढ़ोगे, उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए आपके पास में 2 तरीके हैं। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पेड कोर्स की तरफ जाना चाहते हो या फिर आप फ्री कोर्सेस से पढ़ना चाहते हो। फ्री कोर्सेस मतलब फ्रॉम यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सबको सब बेनिफिट पता है, मैं यहां बताना नहीं चाहता, बट एक क्विक चीज बता सकता हूं, यहां आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं क्योंकि आपको गाइडेंस नहीं मिलता, स्ट्रक्चर्ड लेक्चर कंटेंट नहीं मिलते, ढूंढना पड़ता है, यहां टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है। तो 20 to 30%, कभी कभी 50% एक्स्ट्रा टाइम अगर आपके पास है और आप चाहते हो कि हाँ हम कर लेंगे सब, हमारे पास तो बहुत टाइम है, तो ये कर लो। अगर आप चाहते हो कि वो जो टाइम बचा है उसमें हम मजे करें या फिर उस पर्टिकुलर टाइम में हम कुछ दूसरा स्किल डेवलपमेंट कर ले, थोड़ा पैसा चलेगा दे देंगे, तो आप पेड कोर्स की तरफ जाओ। पेड कोर्स की तरफ जाएंगे तो आपके पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि सीक्वेंस जो है ऑलरेडी प्री डिसाइडेड रहेगी बाय द लेक्चर प्लानर। तो आप प्लानिंग जो है उस पर्टिकुलर ब्रांच की, जिस ब्रांच में आप तैयारी करना चाहते हो उसके बैचेस की प्लानिंग ऑलरेडी होगी, सीक्वेंस आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप चाहते हो कि सर हमारे अगले सेमेस्टर में 2 कोर्सेस हैं जो गेट सिलेबस में भी हैं और सेमेस्टर में भी हैं, तो हम क्यों ना वो 2 कोर्स पहले कर लें। बिल्कुल कर लो। तो पेड कोर्सेज में भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं, लाइक पीडब्ल्यू में हमारे पास खजाना नाम का एक ऑप्शन है जिसमें प्रीवियसली कंप्लीटेड कोर्सेज का आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सीरीज मिलता है, तो वहां से कर लो। ऑफ कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी ने अगर कोई कोर्सेज को पहले रखा है तो वो ऐसे कोर्स होंगे ना जो आप समझ सकते हो आसानी से, बिल्कुल। तो वो आप सीक्वेंस ऑलरेडी डिसाइडेड रहेगी इन प्लानर,
उसके अकॉर्डिंग आप जाइए। नहीं, आपको ऐसे नहीं जाना है, कुछ कोर्सेज सीक्वेंस के बाहर लेना है कि नहीं सर हमारे सिलेबस में ये वाला सेमेस्टर एग्जाम में कोर्स है, पर ये कोर्स आपके प्लानर के अकॉर्डिंग 2 महीने बाद आएगा, पर हम अभी करना चाहते हैं, कर लो। रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो तो देख लो, जब डाउट आएंगे लाइव लेक्चर जब आएगा तब डाउट पूछ लेना, उसके एक बार का और रिविजन कर लेना। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको या तो प्लानर के अकॉर्डिंग फॉलो करने, या फिर आप सेमेस्टर एग्जाम से मर्ज करा के प्लान कर सकते हो। पर अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो आप बेसिक से एडवांस कोर्सेस की तरफ जाएंगे, और ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर आप बता दो, देखो मैं कंप्यूटर साइंस का एक टीचर हूं, तो मैं कंप्यूटर साइंस का सीक्वेंस बता सकता हूं। जब कंप्यूटर साइंस की स्पेसिफिक सीरीज लेके आऊंगा मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि क्या क्या सीक्वेंस आ सकता है, गेट डीए के लिए भी बता दूंगा। बाकी के जो हमारे दूसरे एकेड लीड्स हैं, अंकित शर्मा सर हैं सिविल में, पंकज शुक्ला सर हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, और मैकेनिकल के लिए हमारे पास अपूरूप राव सर हैं, प्लस हमारे पास गामा सर हैं, गौरव सर जो कि हमारे केमिकल ब्रांच से हैं। तो वो अपने अपने ब्रांचेस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस आपको बता देंगे। क्योंकि देखो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रीरिक्विजिट चाहिए। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि आप अगर सी प्रोग्रामिंग सीखोगे तो डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आता है, मजा आएगा पढ़ने में। अगर आप सीओए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ लेते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये सीक्वेंस जो है बड़ी मैटर करती है। अगर आप फ्री सोर्सेज से ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं बिना लाइव लेक्चर्स के रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीक्वेंस अच्छे से डिसाइड कर लो। और यहां पे एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा कि आप यहां पे वो चीज कर सकते हो, क्या करो, कंबाइन गेट प्रिपरेशन विद सेमेस्टर कोर्सेस, ताकि सेमेस्टर के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े और गेट के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब ये तो बात होगी कि कैसे हम शुरू करेंगे, सिलेबस वगैरह सब पता कर लेंगे, सीक्वेंस भी बना लेंगे। अब डेली का हमारा प्लान क्या होना चाहिए? डेली का प्लान सिंपल है, आप एक लेक्चर देखो, ज्यादा टाइम हो तो 2 लेक्चर देख लो, एक रिकॉर्डेड देख लो, एक लाइव जो चल रहा है आपकी बैच में वो देख लो। नहीं हमारे पास तो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं तो 2-3 लेक्चर, 3 घंटे 2 घंटे जैसे भी ये लेक्चर देख लो। पर आपको लेक्चर देखना है, पहले तो आपका लेक्चर होगा जो आप लेक्चर डेली देखोगे वो, फिर लेक्चर देखने के बाद आपको जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो देना पड़ेगा। ये सेल्फ स्टडी का टाइम जो है लेक्चर के जस्ट पहले या बाद में, या जब भी आपको टाइम मैनेज होता है आपकी डेली रूटीन के हिसाब से करना पड़ेगा। ये मैं फिक्स नहीं कर सकता, क्यों यार, तुम्हारे कॉलेज का टाइम अलग अलग है। कोई सुबह 9 बजे कॉलेज जा रहा है, कोई 12 बजे, कोई जा ही नहीं रहा है कॉलेज, और कोई जाता है 8 बजे, शाम में 6 बजे आता है, कोई 3 बजे आ जाता है, कोई 4 बजे आता है। तो मैं फिक्स नहीं कर सकता ना कि तुम कब रिविजन या सेल्फ स्टडी का टाइम अपनी जिंदगी से निकालोगे। कोई रात में लेट तक जाग के पढ़ता है, कोई जल्दी उठ के पढ़ लेता है, कोई दोनों के टाइम पे नहीं पढ़ पाता है। ये वाला तीसरा केस मेरे को नहीं चाहिए यहां, चाहिए ही नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा, या तो लेट जाग के पढ़ो या जल्दी उठ के पढ़ो। अपने आप की नींद को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो, चाहे चीजों थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करो, मस्ती मजा, दोस्तों के साथ बैठना उठना, जो भी कुछ है कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। इसीलिए मैंने कहा ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए ही आप जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज रियली गुड। तो आप क्या करोगे, सेल्फ स्टडी का टाइम निकालोगे लेक्चर के बाद में। इस सेल्फ स्टडी में क्या करोगे, जो लेक्चर आपने देखा उस लेक्चर का आपको बनाना पड़ेगा नोट्स, लिखना पड़ेगा एक एक चीज, जो जो भी पढ़ा है सुना है एक एक चीज। अभी होता क्या है ना, नोट्स बनाते टाइम बच्चों को लगता है अरे ये चीज तो याद रह गई मेरे को, तो फिर इसको नोट्स में लिखने की क्या जरूरत है। ए बाबू, गेट एग्जाम कल नहीं है, गेट एग्जाम है 2027 में, 26 महीने बाद। तुमको 26 घंटे बाद याद नहीं रहेगा कि तुमने ये क्या पढ़ा था। अभी याद है, बाद में याद नहीं रहेगा। तो फिर लिखो, ताकि अगली बार आपको लेक्चर पूरा देख के रिवाइज ना करना पड़े। रिवीजन बहुत जरूरी है, बाद में आखिरी में हमें 5-6 रिवीजन लगेंगे एक साथ। जब गेट एग्जाम आएगा उसके आखिरी के लास्ट के 5-6 महीनों में हमें 5 से 7 रिवीजन लगेंगे। जितने ज्यादा रिवीजन करोगे उतना फायदा होगा। तो वो 5-6 रिवीजन हम क्या लेक्चर देख देख के करेंगे, इतना टाइम नको रे बाबा। हम रिवीजन करेंगे हमारे नोट्स पढ़ के, बस। लेक्चर नहीं देखना, लेक्चर देखेंगे बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर एक पर्टिकुलर चीज ही रिवाइज करनी है, किसी जगह पे पहुंचना है कि हाँ ये कंसेप्ट खाली पढ़ना है, तो वो नोट्स में देखना आसान हो जाता है ना, पलट पलट के हैंड रिटन खुद के
लेक्चर देखना मुश्किल हो जाएगा, कहां पढ़ाया था, आगे पीछे देख देख के टाइम वेस्ट होता है। तो आपको नोट्स बनाने डिटेल वाले, एक एक पॉइंट जो टीचर ने बोला है उसको लिखना है। थोड़ा ब्रीफली आप लिख सकते हो, कम शब्दों में, कुछ ग्राफिकल वे में, कुछ नोटेशन वाइज लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट जो भी लिखा है आपको समझ में आना चाहिए, और जो लेक्चर में पढ़ाया गया है वो एक एक कंसेप्ट आपका वहां लिखा होना चाहिए। तो आप नोट्स लिखेंगे डेली, फिर रिवाइज करेंगे। नोट्स लिखते लिखते रिवीजन भी हो ही जाता है कि आपको लेक्चर में क्या पढ़ाया। क्यों? कल का लेक्चर समझ में कैसे आएगा अगर आज का लेक्चर नहीं समझ में आया तो? आज का लेक्चर याद नहीं रहा, कल तो टीचर बोलेंगे कि देखो कल हमने ये पढ़ा था, ये फॉर्मूला निकाला था आज, और तुम सिर खुजा रहे हो सर फॉर्मूला, हमको तो ये भी नहीं पता कि आपने कल ये पढ़ाया है। नहीं, वही तो बात है, कल का लेक्चर अच्छे से समझना है, खाली पढ़ना नहीं है। ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि बस पढ़ लिया, नोट्स लिख लिया और हाँ हो गया, सेमेस्टर एग्जाम में जितना याद रखेंगे लिख देंगे। भैया हमारे टाइम से लेके आज तक में बहुत नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के, नॉर्मल कॉलेजेस की एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में क्या होता है, बकरी के बारे में पूछा, बकरी के बारे में नहीं पता सर, क्या करो, बकरी को पेड़ से बांध दो और पेड़ के बारे में लिख दो, इससे किसी और चीज को रिलेट करके उसके बारे में लिख दो, 2-5 मार्क्स तो मिल जाएंगे। ये गेट एग्जाम है। बकरी के बारे में नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे बकरी के सिंग के राइट मोस्ट कॉर्नर के अपर टिप पे एक छोटा सा डॉट है, उसको एक्सप्लेन करो। इतना डिटेल जाते हैं कहां पे? गेट एग्जाम में। तो उतना पता होना जरूरी है ना। यस, तो डेली रिवीजन करना जरूरी है। ये आपका डेली प्लानर होगा। या तो लेक्चर के जस्ट पहले रिवाइज करो, या बाद में जब भी आपको टाइम मिलता है तब करो, पर करो अगला लेक्चर देखने के पहले पुराना लेक्चर आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। पुराने लेक्चर्स का जो भी आपको रेफरेंस आगे के लेक्चर में याद आएगा वो याद रहना जरूरी है। तो क्लियरेंस मिलेगी टॉपिक की। जितना क्लियर टॉपिक का कंसेप्ट हो आपके दिमाग में होगा, उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ गेट में, क्योंकि वहां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। वीकली प्लानर कैसा होगा? वीकली प्लानर होगा आपका ऐसा कि आप मंडे टू फ्राइडे जो है आपके लेक्चर्स होंगे। सैटरडे संडे छुट्टी सर? नहीं नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है। सैटरडे को आप करेंगे एक वीकली रिवीजन। सैटरडेज को आपके लेक्चर नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? वीकली रिवीजन करेंगे। वीक में जो पढ़ाया है उसको पूरा रिवाइज कर लो, ताकि हमें क्या मिले, हमारे अगले वीक में जो भी हम लेक्चर्स पढ़ेंगे, अगर प्रीवियस वीक का कोई कंसेप्ट बोलेंगे सर कि पिछले चैप्टर में ये पढ़ाया था, हाँ सर मुझे याद है पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि हम सैटरडे को वीकली रिवीजन कर रहे हैं। प्लस वीकली रिवीजन के अलावा आपको प्रैक्टिस भी करनी है सैटरडेज को, या बीच में जब भी टाइम मिले। दिस सेल्फ स्टडी में भी आपको जो डीपीपीज मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की शीट मिलेंगी, वो हर एक चैप्टर के बाद मिलती हैं। तो आप डेली रूटीन में भी उसको इंक्लूड कर सकते हो, और उसे आप वीकली में भी इंक्लूड कर सकते हो सैटरडेज को, जब आपको ज्यादा टाइम मिल जाए और आपके पास डेडलाइन का इशू ना रहे। अब ये डीपीपी क्या होती है? ये हमारी पेड बैचेस में हम देते हैं। जैसे ही कोई कंसेप्ट खत्म होता है या चैप्टर खत्म होता है तो हम एक डीपीपी देते हैं कि भैया इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। आप करोगे, उनको सॉल्व करोगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, बढ़िया शानदार। आप पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ा उससे क्वेश्चन बनते कि नहीं बनते हमसे। ठीक है, तो ये वीकली रिवीजन और प्रैक्टिस ऑफ डीपीपी आप करेंगे। इसके अलावा आप हर एक चैप्टर के फिनिश होने पे, जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर डन होने के बाद उसी चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस भी करने हैं। प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में थोड़े टफ लगेंगे, धीरे धीरे करके आदत होने लगेगी, पर पीवाईक्यूज एक बार के आपको करने हैं। पीवाईक्यू क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो गेट में पूछे गए हैं, और वो हमारे पास अवेलेबल हैं पिछले 25-30 सालों के। आप अगर बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं अभी से, तो आप सन 2000 के बाद से आराम से गेट के पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस देख सकते हैं, 2000 से 2024 तक। अभी 2025 पेपर भी आ जाएगा, 26 भी आ जाएगा। जब आप गेट एग्जाम 27 में लिखेंगे तब तक तो आपके पास और 2 साल के पेपर आ जाएंगे। पर पीवाईक्यूज अभी प्रैक्टिस करना है, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है तब। और ये कब करना है सर? डेली में, जब आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा है कि रिवीजन कल के लेक्चर में ज्यादा पढ़ाया नहीं सर ने, वो हमें रिवीजन करके याद रह गया, तो उस दिन टाइम निकल रहा है तो तब कर लो। सैटरडे को जब वीकली रिवीजन हो रहा है, जल्दी जल्दी हो गया है,
तब कर लो, क्योंकि सैटरडे को मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की छुट्टी होती है। नहीं होती है तो जो हमारा डेली रूटीन चल रहा है वैसा चल ही रहा है। जब लेक्चर नहीं है, लेक्चर की जगह पे रिवीजन कर लो, सेल्फ स्टडी के टाइम पे प्रैक्टिस कर लो। अब संडे क्या करेंगे सर? हम संडे को वीकली क्विज होता है वो देंगे और रेस्ट करेंगे। रेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हम पिछले 6 दिनों में ठीक ठाक पढ़ाई कर चुके हैं, तो एक दिन हमें आराम चाहिए। हम दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, जो भी हमारा पार्टी एटसेट्रा का प्लान है वो संडे पे रखेंगे। अनटिल अनलेस कोई डेट स्पेसिफिक है कि किसी की शादी का मुहूर्त निकला है, वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, तो फिर हम संडे को नहीं जाएंगे। उसके यहाँ शादी किसी और दिन हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे हमारे दोस्तों को कन्विंस करने की कि कोई भी पार्टी मस्ती जो भी प्लान बनता है वो संडे टू संडे रखो, मैं आराम से मेंटली फ्री होके आऊंगा। वीकली प्लान ना रखें, कोशिश करिए ऐसा। अगर वीकली प्लान रखना है तो फिर पिछले संडे को पहले एक संडे को अगले वीक का जो भी कुछ है पेंडिंग टास्क पहले वो खत्म करेंगे, और उसके बाद में फिर अगले वीक में वीकली किसी दिन वीक में वो काम करने जाएंगे जो पढ़ाई का नहीं है, थोड़ा टाइम निकाल के, ताकि हमारे पास हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। अब बहुत बार बच्चा क्या करता है, सर आज गुरुवार को पिक्चर का टिकट सस्ता मिल रहा है, हम चले जाएंगे। ठीक है, वो उस दिन का रिवीजन रह गया, उस दिन का डेली वाला जो नोट्स बनाना है वो रह गया, अगला लेक्चर भी फ्राइडे को हो गया, और फ्राइडे वाले दिन भी उसी दिन का ही थोड़ा बहुत हम नोट्स बना पाए, रिवीजन नहीं कर पाए। हमने सोचा सर संडे को कर लेंगे, पर संडे को किया नहीं। क्यों? मन नहीं किया। अरे हाँ रे ठीक है, थोड़ा सा ही तो है, कर लेंगे। और ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा होता गया और इतना पाइलअप हो गया कि वो कोर्स पे आपने गिव अप कर दिया। और हर कोर्स में ऐसा ही करते गए आपकी प्रिपरेशन की वाट लग जाएगी। हमें नहीं करना ऐसा। अगर हमने सोचा है कि हम संडे कर लेंगे तो करना ही है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप में कैपेबिलिटीज हैं, बस आपको थोड़ा सीरियस होना जरूरी है। तो ये आपको करना पड़ेगा। वीकली क्विज आप संडे को लिखेंगे और रेस्ट करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ पेंडिंग टास्क आपके पिछले वीक में से बचे हुए हैं तो उन पेंडिंग टास्क को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका वीकली प्लानर रहेगा। अब जैसे ही एक सब्जेक्ट पूरा फिनिश होता है, उस सब्जेक्ट के बाद अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होके उसके रिदम में आना, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना और उसके डीपीपीज वगैरह मिलना, उसमें टाइम लगता है शुरुआत में। तो तब तक आप क्या करेंगे? तब तक उसको रिवाइज करेंगे, फुल्ली रिवीजन करेंगे। फुल सब्जेक्ट का रिवीजन आप करेंगे जैसे ही सब्जेक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद, ताकि क्या रहे आपके पास में, वो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उस सब्जेक्ट का 3 बार का रिवीजन हमारा हो जाएगा, डेली, वीकली और सब्जेक्ट खत्म होने के बाद। तो टोटल 3 रिवीजन एक सब्जेक्ट के खत्म होने तक आपको करने हैं, ताकि लंबे टाइम तक उसे याद रख पाए। प्लान्स फॉर मेकिंग नोट्स, आपको डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं लेक्चर्स के साथ। और जब हम पहले रिवीजन साइकिल में जाएंगे, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। अब ये शॉर्ट नोट्स में आप वही चीजों को कम कम शब्दों में लिखोगे ऐसा नहीं है बेटा जी। शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे ड्यूरिंग फर्स्ट रिवीजन, कोर्स कंप्लीशन, सारे के सारे कोर्सेस का कंप्लीशन हो जाएगा। कोर्सेस कंप्लीशन, पूरे कोर्सेस, एक नहीं, पूरे कोर्सेस, सिलेबस, कोर्सेस की जगह सिलेबस लिख देता हूं मैं। पूरा सिलेबस जब कवर हो जाएगा उसके बाद जब पहला रिवीजन साइकिल आप करोगे, तब इस शॉर्ट नोट में क्या लिखोगे? सर इससे ये अलग कैसे है? डिटेल नोट्स हम रिवीजन के लिए काम लेंगे। इसमें हर चीज, हर कंसेप्ट अच्छे से लिखा होगा। जो क्वेश्चन क्लासरूम में सॉल्व कराए हैं वो भी उनके सॉल्यूशन के साथ में होंगे। और जो हमें ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन हमने डीपीपी में सॉल्व किया या वीकली टेस्ट में सॉल्व किया और लगा कि यह थोड़ा डिफरेंट है, उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स में हम लिखेंगे रटने वाली चीजें, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसी चीजें जो आपको सिर्फ और सिर्फ रटनी है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, आगे पीछे का कोई लॉजिक नहीं, कोई मेथड नहीं, बस एज इट इज ये स्टेटमेंट है, ऐसा होता है तो होता है। वो सारे पॉइंट्स, फॉर्मूलाज जो आपने डिराइव कर करके लिखे हैं वो,
क्यों करना है ऐसा? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो दिमाग में कम टाइम तक टिकती हैं। मेथड अगर आपको सिखाई जाए ना, मेथड लंबे टाइम तक टिकती है, पर कोई पॉइंट एज इट इज याद रखना है वो थोड़े लंबे टाइम तक टिकता नहीं है। ये इसकी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट टर्म की होती है, कंसेप्ट्स लंबे टाइम तक टिक जाते हैं दिमाग में। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, हम जब गेट एग्जाम लिखने जाएंगे तो आखिरी के 15-20 दिनों में उन शॉर्ट नोट्स को खूब रिवाइज करेंगे। जब हम आखिरी में टेस्ट सीरीज के टेस्ट लिखेंगे तब इन पॉइंट्स को हम खूब रिवाइज करेंगे, ताकि टेस्ट लिखने के टाइम पे हमें ये फॉर्मूला एज इट इज दिमाग में रहे। कंसेप्ट को तो हम लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं, अगर एक महीने पहले सिलेबस रिवाइज किया है तो भी आपको वो कंसेप्ट याद रहेगा, पर फॉर्मूला भूल जाओगे। तो फॉर्मूला हम एग्जाम के पहले बार बार रिवाइज करेंगे, इसलिए ये अलग से नोट्स बनाए, ताकि इन शॉर्ट नोट्स को ही हम बार बार रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम्स, 10, 15, 20 टाइम्स। हर एक सब्जेक्ट के ना 10 से 12 पेजेस के फॉर्म नोट्स बनेंगे, ज्यादा 15 पेजेस के, बस इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। इसलिए तो ये हो गया आपका नोट्स बनाने का प्लान। नोट्स आपको खुद के बनाने अवेलेबल होंगे मार्केट में, मेरे लिखे हुए, मेरी लेक्चर्स के दूसरे स्टूडेंट के लिखे हुए नोट्स। पर जब आप नोट्स खुद से बनाते हो, लिखते हो ना, तो आपको चीजें याद रहती हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बेनिफिशियल होगा। सेकेंड चीज, दूसरे का लिखा हुआ है आपको समझने में एक तो एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ऊपर से आधी चीजें समझ में भी नहीं आती है, काफी सारी चीजें मिस भी कर देता है सामने वाला, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीजें रहती हैं और उसने लिखने की जरूरत नहीं समझी। पर आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए नोट्स आपको खुद के बनाने हैं, सेल्फ रिटन। अब रिवीजन का प्लान कैसे होगा? कोर्स के दौरान एक तो डेली रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है, कोर्स कंप्लीशन के बाद में एक रिवीजन करना है, और उसके बाद कोर्स कंप्लीशन के बाद एक तो इमीडिएट रिवीजन होगा, और कोर्स कंप्लीशन के बाद में आप चीजें ऐसे तो भूल जाओगे कि आज एक कोर्स कंप्लीट करा, रख दिया, अब अगले महीने अगला कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके अगले महीने अगला कोर्स, ऐसे 5-6 कोर्स कवर करते करते 7 महीने निकल गए, 7 महीने पहले जो पढ़ा था वो गुल गायब दिमाग से। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोर्स कंप्लीशन के बाद एक तो इमीडिएट रिवीजन होगा, जो मैंने यहां बताया आपको, कि जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरा, आपका क्या करना है, रिवीजन करना है, फुल सब्जेक्ट का रिवीजन सब्जेक्ट डन होने के बाद। और उसके बाद आपको कोर्स कंप्लीशन के हर एक 1.5 to 2 मंथ्स में क्विक रिवीजन करना है, पूरा पूरा नहीं, क्विक रिवीजन, ताकि आपको धुंधली धुंधली ही सही पर मेमोरीज में रहे कि क्या क्या कंसेप्ट कैसे कैसे पढ़े थे। क्योंकि फाइनली आपके रिवीजन साइकिल, फाइनली जब सिलेबस कवर होगा उसके बाद तो चलेगा ही चलेगा, तब आपको ज्यादा डिटेल में रिवीजन करना होगा। बट जस्ट टू रिमेंबर कि हाँ कुछ ऐसा ऐसा होता है, ऐसे कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, ये टॉपिक में ये चीजें पढ़ी हैं, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसी के लिए सबसे ज्यादा बच्चे वेट भी कर रहे थे। तो हम बात करेंगे सिलेबस कंप्लीशन की 30%, 60%, 100%। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन, TW इज टॉपिक वाइज टेस्ट, SW इज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सेकेंड रिवीजन प्लस टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, थर्ड रिवीजन प्लस फुल लेंथ टेस्ट, फोर्थ रिवीजन प्लस फुल लेंथ टेस्ट। कब कब क्या क्या लिखना है, कितना कितना लिखना है, ये थोड़ा सा स्पेस कम है क्योंकि काफी सारी चीजें मुझे कवर करनी है, इसलिए मैंने इसको दो टुकड़ों में बांटा है। एक सिलेबस कवरेज वाला पोर्शन, और एक रिवीजन टेस्ट प्रैक्टिस वाला हमारा पोर्शन। तो सबसे पहले हमारा 30% सिलेबस कब कवर हो जाना चाहिए? 30% सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए आपका जब अगला सेमेस्टर एग्जाम आएगा उसके पहले। सेमेस्टर एग्जाम के पहले 30% सिलेबस आपको कवर करना चाहिए। सेमेस्टर एग्जाम लिखने के पहले आपके कम से कम 4 सब्जेक्ट पूरे होने चाहिए। 30% सिलेबस में मान लेता हूं कि 3 से 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो जो भी आपके सब्जेक्ट हो, चाहे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट करो, जनरल एप्टीट्यूड कवर कर लो, कोई भी 3 से 4 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ये टाइमलाइन में इसलिए फिक्स कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से सबसे आगे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। जितना आगे जाओगे उतना फायदा, ठीक है, जितना जल्दी करोगे उतना फायदा। तो ये 30% सिलेबस कवरेज का आपका टाइमलाइन जो फेब 2027 तक आपका होना है, वो आपका कैसे होना है? 30% सिलेबस कंप्लीशन आपका होना है बिफोर जो आपका इवन सेम का एग्जाम होगा
2025 में उसके पहले करना है। अभी एग्जाम कब होगी, मई में होगी, जून में होगी, जुलाई में होगी, जब भी हो उसके पहले पहले खत्म कर लेना है। बट अगर ये एग्जाम डिले हुई तो मैं यहां लिख देता हूं बिफोर मई 2025, मई 2000 पहले, 2025 के पहले पहले ये एग्जाम आपके 30% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। यही वो टाइम है जो आपका सबसे स्लोएस्ट होगा शुरुआत में। क्यों, बताता हूं। अच्छा, पहले गेट प्रिपरेशन किए हो? ऑफ कोर्स नहीं यार, 2027 टारगेट कर रहे हो तो इसके पहले गेट प्रिपरेशन तो की नहीं। इस लेवल का आपने इंजीनियरिंग के कोर्सेज को पढ़ा है? ऑफ कोर्स नहीं। बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कॉलेज के सेमेस्टर के लिए भी ये कोर्स नहीं पढ़े हुए हैं। तो गेट लेवल तक अपने मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने में टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स चीजें समझने में, कनेक्ट करने में, गेट लेवल तक समझने में टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स लगेगा। तो आप शुरुआत में काफी स्लो जाओगे। हो सकता है शुरुआत के 1 से 1.5 महीने में आपका एक कोर्स भी कंप्लीट ना हो, शुरुआत के 2 महीनों में एक कोर्स कंप्लीट हो। इट्स ओके। फर्स्ट 2 से 3 कोर्सेस आपके सबसे स्लोएस्ट कंप्लीट होंगे। फिर जैसे ही आप एक अच्छी रिदम पे पकड़ लोगे, रिदम मतलब कि समझने की आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, कंसेप्ट्स आपके इंजीनियरिंग के जो आपका कोर्स है उसके कवर होने लगेंगे, जो आपका बेसिक बेसिक नॉलेज है वो अच्छा होने लगेगा, फिर आपका स्पीड जो है अच्छी होने लगेगी। अब बात करते हैं 60% सिलेबस की। अगला 30% सिलेबस आपको कवर करना है बिफोर नवंबर 2025। नवंबर 2025 तक आपको कवर करते ही कंप्लीट कर देना है। मैं तो इनफैक्ट इसको अक्टूबर मिड बोलता हूं, क्योंकि 2025 में अक्टूबर मिड में दिवाली आएगी, बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे छुट्टी लेंगे। अक्टूबर मिड 2025 तक आपका 60% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, बिफोर दिवाली। दिवाली के वेकेशन पे जाने के पहले आपके पास में 60%, 60 to 70% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो दिवाली सेलिब्रेशन पे उतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तो हमारे पास में दशहरा भी है, हमारे पास उसी टाइमलाइन के अराउंड ईद भी आती है। तो आप कोशिश करें मिड अक्टूबर 2025 तक आपका 60% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। और फिर 100% सिलेबस कब कवर होगा सर? फरवरी 2025 नहीं, 2026 तक। मतलब जब 2026 गेट एग्जाम हम फेस करेंगे, मतलब एग्जाम लिखनी नहीं है ये, बच्चे वही जो 2027 ही प्राइमरी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो जो 2026 का गेट एग्जाम होगा तब तक आपका पूरा 100% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। अब बोलेंगे सर 1 साल है हमारे पास, उसमें क्या करेंगे? बेटा जी, पहला कोर्स आपने पढ़ा था नवंबर दिसंबर 2024 में, 1 सवा साल हो चुका है। सवा साल में बीच बीच में आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद हर एक 2-2 महीने में रिवीजन तो किया है, पर आपका उस कोर्स के ऊपर टच छूट गया है। वापस टच को लाने में, वही कंसेप्ट को उसी इफेक्टिवनेस के साथ दिमाग में उतारने में, वही टफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करने में हमें चाहिएगा अच्छा खासा रिवीजन। अब यहां हम बहुत सारे लोगों से आगे हैं कि जब बच्चा प्रिपरेशन शुरू करता है गेट की, तब हमारा सिलेबस कवर हो गया है, तो हम एक तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि चलो हम रिलैक्स्ड हैं, प्रेशर नहीं आएगा दिमाग पे अननेसेसरी वाला। तो बिना प्रेशर के ना एक तो परफॉर्मेंस अच्छी निकलती है, सबको पता है, तो हम अपने आप से अच्छा परफॉर्मेंस निकाल लेंगे। और सबसे अच्छी बात है, डेली बेसिस पे बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो कि सबसे ज्यादा आरामदायक रहेगा आपके लिए। जब आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है सेमेस्टर एग्जाम्स में, आपको पता है कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, लंबे टाइम तक नहीं चल सकता, कुछ दिन तक चल जाएगा। तो ये आपका सिलेबस कवरेज का रहेगा। फर्स्ट रिवीजन प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप कब करेंगे? सबसे पहला रिवीजन सबसे स्लोएस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। एक सब्जेक्ट आप कम से कम 15 से 20 दिन लगाओगे, बिल्कुल लगेगा, कोई इशू नहीं है। तो 15-15 दिन अगर एक कोर्स का ले, 150 दिन, 4 से 5 महीने आप लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, आप जुलाई 2026 तक
है ना। जुलाई 2026 तक अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करेंगे। उसमें आप क्या क्या कर लेंगे? एक कोर्स का रिवीजन किया, पूरा सब्जेक्ट का थरो रिवीजन करने के बाद उसके टॉपिक वाइज टेस्ट लिखोगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखोगे और देखोगे कि जो हमने कोर्स को अच्छे से रिवाइज और प्रैक्टिस की है, तो फिर उसमें हमें टेस्ट लिखने में मार्क्स कितने आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा थोड़ा वीक रह गया है, उसकी लिस्ट बनाएंगे, ताकि सेकेंड रिवीजन के टाइम, थर्ड रिवीजन के टाइम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो सब्जेक्ट बाय वन सब्जेक्ट हम जुलाई 2026 तक फुल सिलेबस का एक बार का रिवीजन कर लेंगे। फिर सेकेंड रिवीजन, और सेकेंड रिवीजन के साथ में भी हमें एक और टेस्ट सीरीज के टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखने हैं। उसके लिए अब आप आराम से 3 महीने ले सकते हो, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 तक फुल सिलेबस का सेकेंड रिवीजन, 2 रिवीजन आपके अक्टूबर तक हो गए। जब बच्चा सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है, उसके पहले आप 2 रिवीजन, सारे पीवाईक्यू डन, 2 बार का रिवीजन डन, सारे 2 टेस्ट सीरीज के टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डन। आप समझ लो आप कितने मेंटल पीस में होंगे जब बच्चा ये टेंशन लेगा अभी तो सिलेबस कवर नहीं हुआ, 2 बार का 3 बार का रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लिखना है, टेस्ट को असेस भी करना है, सेमेस्टर एग्जाम भी बहुत नजदीक आ रही है। जब बच्चा ये सोचेगा, तब आप 2 रिवीजन कर चुके हो, 2 अलग अलग टेस्ट सीरीज के टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट निकाल चुके हो, कितना कॉन्फिडेंस आएगा आपको अंदर से, समझ रहे हो आप? इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको अंदर से आएगा और इतना रिलैक्स्ड रहोगे आप। मैंने कहा ना, जितना सीरियस हो सकते हो ना डेली बेसिस पे हो जाना, ताकि बाद में जब बाकी लोग चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, प्रेशर फील करेंगे, तब आप रिलैक्स्ड रहोगे। अब थर्ड रिवीजन आप कब कंप्लीट करोगे? अब आप थर्ड रिवीजन नवंबर 2026, 1 महीने में आपका थर्ड रिवीजन हो जाएगा। और इस थर्ड रिवीजन के साथ में वीकली बेसिस पे आप क्या करना शुरू करोगे? वीकली यहां पे 2 टेस्ट या वीकली 1 to 2 फुल लेंथ टेस्ट लिखना शुरू कर दो। वैसे तो मैं आपको यहां भी बोलूंगा कि आप यहां पे अक्टूबर 2026 जब पहला आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा, तो भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, मैं सितंबर एंड अक्टूबर में मैं कहूंगा कि आप वीकली 1 फुल लेंथ टेस्ट जरूर लिखें। फुल लेंथ टेस्ट लिखने से ना आपको आइडिया लगेगा कि 3 घंटा कॉन्सेंट्रेट करने में कैसा फील होता है। चाहे मार्क्स आए ना आए, डजेंट मैटर, मार्क्स हम स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगे। यहां से इन टेस्ट लिख के, रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके इंप्रूव करेंगे। मार्क्स की चिंता यहां नहीं रहेगी, मार्क्स की चिंता यहां से शुरू करेंगे कि मार्क्स कैसे इंप्रूव किए जाए, यहां से सोचेंगे। तो नवंबर 2026 तक आपका थर्ड रिवीजन हो जाएगा। फोर्थ रिवीजन आप दिसंबर 2026 तक कर लेंगे। 2026 दिसंबर तक आप क्या कर लेंगे? फोर्थ रिवीजन फुल लेंथ टेस्ट लिखते रहेंगे। दिसंबर में आप फुल लेंथ टेस्ट को 2 पर वीक से लेके आखिरी आखिरी में 3 पर वीक भी कर लेंगे। अब आप बोलेंगे सर जनवरी का तो आपने प्लान बताया नहीं। हम जनवरी में करेंगे सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स का रिवीजन। तो हमारा जो इसको कंप्लीट करने के बाद जनवरी 2027 रहेगी, वो हमारे पास रहेगा एज शॉर्ट नोट का रिवीजन, रटने वाली चीजें, प्लस अगर हमें लगता है कि और मल्टीपल रिवीजन करने हैं तो हमारे लॉन्ग नोट्स का भी रिवीजन हम करते रहेंगे। अगर इच्छा हुई हमारी तो लगेगा कि हाँ हमें और 4-5 रिवीजन चाहिए, छोटे छोटे क्विक क्विक, तो वो प्लस फुल लेंथ टेस्ट हम लिखते रहेंगे। ये फुल लेंथ टेस्ट हमारे आखिरी महीने में कितने होंगे? और कम से कम 10 टेस्ट हम लिखेंगे फुल लेंथ वाले आखिरी के जनवरी 2027 में। तो ये जनवरी 2027 में जब बाकी के बच्चे टेंशन में होंगे कि अरे फुल लेंथ टेस्ट के साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देना है, चीजें याद नहीं रह रही हैं, कंसेप्ट याद नहीं रह रहे हैं, हम ऑलरेडी 4 रिवीजन पूरे करके मल्टीपल और रिवीजन 2027 जनवरी में करेंगे, शॉर्ट नोट रिवीजन करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे, ताकि हम सबसे आगे रह पाए। सेमेस्टर एग्जाम के दौरान क्या करना है ये मैं बता चुका हूं। सेमेस्टर एग्जाम के दौरान आपका गेट का प्रिपरेशन रुकेगा, इसीलिए मैंने शुरुआत की ही पहली स्लाइड में यह बात बताई थी कि 5 महीने आपके सेमेस्टर एग्जाम में चले जाएंगे, इसको सबट्रैक्ट करो भैया।
क्योंकि तब आप गेट के एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर पाओगे। मेरा ना बहुत सिंपल सा एक डायलॉग है जो मैं हमेशा अपनी हर स्ट्रेटेजी सेशंस में बच्चों को बोलता हूं, अपनी क्लास में जब वो पेड क्लास में आते हैं। डेली में तुम 4 घंटे पढ़ते हो, तुमको डेली टाइम निकालने के लिए मैं बोलता हूं कि तुम सो मत, डेली मत सो ही मत। 8 घंटे सोते हो तुम, चलो 6 से 8 घंटे के बीच में नींद निकालते हो ना, मत सो। 6 से 8 घंटे डेली बढ़ जाएंगे आपकी जिंदगी में। आप बोलोगे सर जिएंगे कैसे अगर हम नहीं सोएंगे, मर जाएंगे। तो मैं नेसेसरी चीज है तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है ना बेटा। तो सेमेस्टर एग्जाम भी नेसेसरी चीज है, उसके लिए चिंता नहीं करना। बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, और सर सेमेस्टर एग्जाम के बीच में गेट प्रिपरेशन छूट जाएगी, अब हम क्या करेंगे। तो जो नेसेसरी चीज है उसके लिए तो टाइम देना पड़ता है ना। इसीलिए तो हमारी प्लानिंग ऐसी रहेगी कि सेमेस्टर एग्जाम के टाइम सेमेस्टर एग्जाम, और नहीं है जब तो फिर गेट एग्जाम की फुल्ली एकदम खूब कंसंट्रेशन के साथ प्रिपरेशन, ताकि हमें चिंता ना रहे कि हम अगर सेमेस्टर एग्जाम के टाइम पे गेट के लिए कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, दूसरा स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हम बचे हुए टाइम में अच्छे से मैनेज कर रहे हैं गेट की और दूसरी प्रिपरेशन को। रिदम टूटेगा, वापस आ जाओगे। गाड़ी रुकती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गाड़ी वापस फुल स्पीड पे नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, थोड़ी टाइम लगाएंगे, फुल स्पीड में जाने में पर हो जाएगा। थोड़ा बैकलॉग होगा, कोई बात नहीं। सेमेस्टर ब्रेक आता है ना सेमेस्टर एग्जाम के बाद में 2, 5, 10 दिन 15 दिन का, उसमें कवर अप कर लेंगे एक्स्ट्रा टाइम देके पर डे बेसिस पे। पर सेमेस्टर एग्जाम के दौरान आपको क्या करना है, आपको गेट का प्रिपरेशन जो है वो रोकना पड़ेगा। बस पे चले जाएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है बाकी के दिनों में कि हम आसानी से कम आवर्स पर डे प्रिपरेशन करके भी काम चला सकते हैं। सर अब कोडिंग और दूसरी स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है। अगर आप 2027 गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो पर डे बेसिस पे गेट की प्रिपरेशन के अलावा आपको 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर पर डे इस चीज के लिए देना है। आप किसी भी ब्रांच के हो, आपको अपनी ब्रांच का स्किल डेवलपमेंट करना है, वो जो प्रैक्टिकली आपको करना चाहिए। चाहे कोई टूल सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखनी है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, कोडिंग सीखनी है, वीएलएसआई डिजाइन सीखनी, कुछ भी, पर करना जरूर है। क्यों? प्रैक्टिकली काम करना है। इसलिए फ्यूचर में जो भी टूल्स, टेक्नोलॉजीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी आपकी ब्रांच से रिलेटेड है, वो आपको प्रैक्टिकली जो जो भी काम में आएगा वो करते रहना है। इसका भी मैंने वीडियो है, अगर आप कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड ब्रांच में है तो मैंने बनाया है कि आपको कंप्यूटर साइंस में बेसिक से कोडिंग कैसे सीखनी है, वो एकदम जीरो से हीरो तक की मैंने डिटेल में बताया की है, उसका भी प्लान बता रखा है। तो आप 1 आवर पर डे, 1.5 आवर पर डे जितना भी निकाल सकते हैं, अगर आप निकालेंगे वीकली 7 से 10 घंटे, तो आप 2 से 3 सालों में अपनी स्किल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं अलॉन्ग विद गेट प्रिपरेशन, ताकि आपको बाद में जाके रिग्रेट ना हो, सर गेट की वजह से ये तो छूट गया, सर ये गेट का प्रिपरेशन छूट गया। दोनों हम परफेक्टली करेंगे, ताकि हम जब इंजीनियरिंग खत्म करें तो हमारे पास स्किल्स भी रहे प्रैक्टिकल वाली, जो कि गेट में नहीं आती, और साथ ही साथ गेट का कोर्स का जो हमारा इंजीनियरिंग का डिटेल्ड लर्निंग है वो भी होता रहे। ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। ध्यान रखिएगा कि बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं सिलेबस कवर करते वक्त। ऐसा मत करना। प्रैक्टिस के लिए डीपीपी शीट्स होती हैं, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्लस पीवाईक्यू भी अभी ही प्रैक्टिस करनी है, एंड तक नहीं रखना है। एक बार अभी, एक बार बाद में लगेगा तो दोबारा कर लेंगे रिवीजन के साथ में, पर करना जरूर है। टेस्ट सीरीज आखिरी के खाली 2 महीने में नहीं, आखिरी के 5-7 महीनों में लगानी है, और वीकली टेस्ट आपको अभी लिखना है जब कोर्सेस चलेंगे तब। बैकलॉग कुछ नहीं करना है। सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे तो हमने लिखना छोड़ दिया, मतलब तुम्हारे बल्ले पे बॉल नहीं आ रही है तो तुम बैटिंग करना छोड़ दोगे, ऐसा थोड़ी होता है ना। अपनी टेक्निक को इंप्रूव करोगे ना, ताकि शॉट मारे, रन स्कोर करें, 150 200 रन बनाए, मजा आएगा ना। करना नहीं है तो टेस्ट खाली आखिरी के 2 महीनों में नहीं, टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट हम आखिरी के 5-7 महीनों में लिखेंगे, बट वीकली टेस्ट जो आपको पेड कोर्सेज के साथ मिलते हैं वो तो हर वीक लिखते ही जाने हैं। वहां से ना आपको लर्निंग मिलेगी। ये मार्क्स हमारे गेट में नहीं जुड़ने वाले हैं, तो उसकी चिंता छोड़ देना, ठीक है। फिर जल्दी रश नहीं करना है, इनफ टाइम है तो रश करने की क्या जरूरत है। जो प्लानर है, टाइमलाइन डिसाइड किया है, उसको छोड़ना नहीं है। डेली सीरियस होके पढ़ाई करनी है। बहुत टाइम में बैकलॉग कर लेंगे, 5-7 कोर्सेस पीछे चले गए हमारी बैचेस के अकॉर्डिंग, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इनकंसिस्टेंसी, एक दिन 5 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 1 घंटा पढ़ा, फिर अगले दिन 2 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 3 घंटे पढ़ लिए, उसके दिन अगले दिन फिर 1 घंटा पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। डेली जितना मिनिमम आवर्स आपने सोचा है उतना पढ़ना ही पढ़ना है।
मैथ और एप्टीट्यूड आखिरी में, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपका मैथ एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप आखिरी में कर लेना, नहीं तो मैं कहूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी नहीं है तो मैथ एप्टीट्यूड पढ़ लो, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है। तो आप इसको पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी इंप्रूव कर लोगे। अगर मैं कंप्लीट एप्टीट्यूड पढ़ना छोड़ दूं तो कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, प्रैक्टिस ही तो करनी है, सिंपल मैथ तो है बेटा जी। आपको कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 घंटे में 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको टॉप नॉच पढ़ाई करके जानी है। एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन अगर आप 1 घंटा लोगे आराम से सॉल्व कर लोगे, पर है नहीं, 3 मिनट है। 3 मिनट में कैसे सॉल्व करना है, यही चैलेंज है और इसके लिए लर्निंग जरूरी है, कंसेप्ट का और शॉर्ट ट्रिक्स का भी। नेक्स्ट है रियल असेसमेंट नहीं करना टेस्ट लिख लिख के। कहां जो भी गलती होती है ना उसको सुधारने की हमेशा कोशिश करते रहना है, इंप्रूवमेंट जरूरी है। तो जब भी हमने कोई टेस्ट लिखा, मार्क्स नहीं आए, असेस करो क्यों नहीं आए, एक 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 एक, एक क्वेश्चन देखो, एनालाइज करो कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, क्या गलती हुई, अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। और ओवर थिंकिंग, हमसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा करते जाएंगे और जो पढ़ाई का टाइम है वो बर्बाद कर दिया। तुमसे होगा, मैं कहता हूं तुमसे ही होगा, मैं कह रहा हूं होगा, डेफिनेटली होगा। मैं कौन, ऑल इंडिया रैंक, ये 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 सब मेरी है, ये सब मेरा है। और मैं कह सकता हूं मैंने पिछले 15 सालों से गेट के लिए पढ़ाया और मैं कह सकता हूं अच्छा एफर्ट लगाओगे तुमसे होगा। सोचनो मत कि नहीं होगा, इस पे ध्यान दो। क्या पढ़ना, क्या है करना, क्या है करने के लिए करना, क्या है फेलियर अवॉइड करने के लिए क्या करना है, सक्सेस पाने के लिए क्या करना है, यही बस सोचते रहना है। मैं कह रहा हूं होगा बस, और बस ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि नहीं होगा। एक और पॉइंट यहां ऐड करना चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट यहां आए हैं वो आप याद रखिएगा, 90% से ज्यादा गेट के टॉपर्स या गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हैं, जेईई फेलियर हैं, क्योंकि उनका जेईई में अच्छा हुआ नहीं, इसलिए वो गेट के लिए आए हैं और गेट में अच्छा रैंक लेके आए। 90% से ज्यादा, मैं भी उनमें से एक हूं। तो आप ये मत सोचना कि जेईई नहीं निकला तो गेट भी नहीं निकलेगा। हर साल वही स्टूडेंट जो जेईई में कुछ अच्छा नहीं कर पाते वो गेट में अच्छा करते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने लंबा टाइम दिया अपनी प्रिपरेशन को लेके और उनका मेंटल एबिलिटी एज के साथ में इंप्रूव हुआ, इंक्रीज हुआ है। 17-18 साल में हम इतने ज्यादा मैच्योर नहीं थे, जो 22-23 साल में हो जाएंगे। तो कर सकते हो, डेफिनेटली आप ही कर सकते हो, आप में से ही कोई करेगा, पर आप भी कर सकते हो। ये आपको कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव रखना पड़ेगा, तब जाके तो सक्सेस मिलेगी। तो मैंने इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड करके दिए, पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और पॉइंट्स आपको चाहिए, कुछ और चीजों के लिए वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइएगा कि सर ये चीज कैसे होगी एंड वो चीज कैसे होगी, सो दैट आई कैन हेल्प यू गाइज विद दोज पॉइंट्स ऑल्सो, एंड उनके लिए भी हम वीडियोस आप तक पहुंचा सके। ये मेरा फेवरेट कोट है जो आपको जिंदगी भर याद रखना है, लर्निंग करते रहना है, हैप्पी हैप्पी, ताकि आपकी जिंदगी हो जाए हमेशा हैप्पी हैप्पी। और कुछ सालों बाद आपकी इससे ये एल वर्ड आपका हट जाएगा और आपके पास फिर हैप्पी अर्निंग रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।